हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8 और वो है अपना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को ही सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की जो विधि है वो अपन ने दो विधियां पढ़ी है, एक तो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और एक है ऑक्सीकरण अंक विधि। अब ये जो दोनों विधियां हैं इससे किस प्रकार से अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं ये मैं आपको लोगों को बता चुका हूं। अब अगला टॉपिक अपना आता है यहाँ पर और वो है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग। यानी कि ये जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है इनके उपयोग क्या होते हैं, कहाँ पर ये काम में ली जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब सुनो ध्यान से, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उपयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है सेलों के अंदर। सेल आप लोग जानते हैं, सेल या बैटरी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो सेल या बैटरी होती है ना, इस बैटरी के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, इन्हीं रेडॉक्स अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि सेल होते क्या हैं, तो देखो भाई, सेल जो होते हैं ना, सेल दो काम करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी ऊर्जा का ये जो परिवर्तन करने का काम है ना, इसको कौन करता है, सेल करते हैं, बैटरी करती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि ऊर्जाओं का परिवर्तन करने का, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, सेल करता है। और इसी आधार पर सेल मुख्यतः दो भागों में अपन सेलों को बांटेंगे और विस्तार से उनकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उपयोग के अंदर अपन को मुख्यतः जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका क्या, सेल है। यानी सेल के बारे में आप लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेल के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, वह विद्युत रासायनिक साधन, वह विद्युत रासायनिक, वह विद्युत रासायनिक साधन जो, वह विद्युत रासायनिक साधन जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अथवा रासायनिक ऊर्जा को, अथवा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है भाई। तो वह विद्युत रासायनिक साधन जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है भाई। अब ये जो ऊर्जा परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है ना, इस आधार पर सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं, निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, सेल में जो दो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल,
विद्युत रासायनिक सेल। अब देखो भाई, इन दो सेलों के बारे में अपन बात करें तो देखो, सबसे पहला है विद्युत अपघटनी सेल। तो देखो, ये विद्युत अपघटनी सेल करेगा क्या, तो ये विद्युत ऊर्जा को ना रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। यानी सुनो ध्यान से, अपन ने जो यहाँ पर दो चीजें लिखी है ना, क्या बोला मैंने, देखो सेल को क्या बोला अपन ने, वो विद्युत रासायनिक साधन जिस पर द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे अपन सेल कहेंगे। अब इसमें जो पहला है ना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले जो सेल होते हैं ना, वो कहलाते हैं कौन, विद्युत अपघटनी सेल। और सेकंड यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले क्या कहलाएंगे, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेते हैं इनकी, क्या हो जाएगा, यह विद्युत ऊर्जा को, यहां पर लिख लेते हैं, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है भाई, और इसमें क्या लिख लेंगे, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी उल्टा काम हो जाएगा यहाँ पर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये मुख्यतः दो प्रकार के हो गए हैं, एक तो हो गया विद्युत अपघटनी सेल और एक हो गया है विद्युत रासायनिक सेल। ये दो सेल अपने पास यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है भाई, अब सुनो, यहाँ पर जो है ना, ये जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करें तो इन्हीं को अपन और भी नाम देते हैं। विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं ना, इन्हीं को अपन डेल्वेनिक, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्हें डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल है ना, इन्हीं का अन्य नाम है, गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखो, अपन ने यहाँ पर बात कर ली एक सामान्य सी कि सेल जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है ना, अब यहाँ पर इन दोनों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, यहाँ पर मुख्यतः अपन को पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल, तो इसके बारे में अपन चर्चा विस्तार से यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे अपन आगे की तरफ, और वो है विद्युत रासायनिक सेल की संरचना एवं क्रियाविधि। ठीक है, चलो, तो ये था अपना सेल का वर्गीकरण। अब मुख्यतः अपन को यहाँ पर पढ़ना कौन सा है, अपन को पढ़ना है यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल। तो इसी के बारे में विस्तार से अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग है अपना विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल की संरचना एवं क्रियाविधि। तो इसको अपन यहाँ पर बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। संरचना एवं क्रियाविधि की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी संरचना बता देता हूँ। तो देखो भाई, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। एक पात्र होगा इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक पात्र होता है। मुख्यतः दो पात्र ले लेते हैं, चलो यहाँ पर अपन इसको बीच में से काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। दो पात्र होंगे, एक पात्र यहाँ पर है, एक उधर बनाते हैं अपन, उससे बढ़िया अपन इसको दो भागों में बांट देते हैं इस तरह से। ये लो भाई, ठीक है। तो ये दो पात्र इसके अंदर है, ठीक है। चलो अब देखो, इस प्रकार से दो पात्र यहाँ पर इसके अंदर होते हैं।
ये जो दोनों पात्र होते हैं ना, इन दोनों पात्रों के अंदर इसमें से एक पात्र जो होगा, इसके अंदर जो विलयन यहां पर भरा होता है, जो विलयन यहां पर भरा हुआ होगा, इस विलयन की बात करें तो वो होता है 1 मोलर ZnSO4 विलयन, जिंक सल्फेट का विलयन यहां पर भरा होता है। ठीक है, और ये जो आपका पात्र है यहां पर सेकंड वाला, इस सेकंड वाले पात्र की बात करें तो यहां पर भरा होता है 1 मोलर CuSO4 का विलयन, ये यहां पर भरा होता है। तो इधर भरा हुआ होता है जिंक सल्फेट, इधर भरा होता है कॉपर सल्फेट, ये दो चीजें यहां पर भरी हुई होती है। ठीक है ना। आगे बात करें अपन तो देखो, ये जो होता है ना जिंक सल्फेट, इसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रोड लगा होगा, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है, सुनो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोड यहां पर लगाया गया है, ये इलेक्ट्रोड होता है यहां पर, ये इलेक्ट्रोड यहां पर होता है जिंक धातु का। देखो ZnSO4 में जो इलेक्ट्रोड यहां पर डूबा होगा, ये कौन सा धातु का इलेक्ट्रोड होगा? जिंक धातु का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और ये जो पात्र है CuSO4 का, जो जहां पर भरा हुआ है, यहां पर जो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होगा वो होगा कॉपर धातु का। ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट में डूबा होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड, और जिंक सल्फेट में डूबा होता है जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। और ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों को आपस में एक तार के माध्यम से बीच में इस प्रकार से एक धारा मापी लगाकर, गैल्वेनोमीटर लगाकर इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है आपका सेल की संरचना के बारे में बात। अब बात करते हैं इसमें आगे की तरफ। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला भाग है ना, दोनों नलिकाएं जो यहाँ पर आपको दिख रही है, दोनों पात्र की जो सतहें आपको दिख रही है, यहाँ पर एक नलिका लगी होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और छोटा बना देता हूँ इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर एक इस प्रकार की U आकार की नलिका लगी होती है, यहाँ पर एक U आकार की इस प्रकार की यहाँ पर नलिका लगी होती है। ठीक है ना। और ये जो नलिका यहाँ पर लगी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की नलिका यहाँ पर लगी होती है, और ये जो नलिका है इसके अंदर भी जो है इस प्रकार से विलयन भरा होता है, और इस नलिका को अपन बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु इसको कहते हैं अपन, है ना। सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है इसको, लवण सेतु कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की संरचना होती है किसकी? अपनी सेल की संरचना। ठीक है ना। तो ये तो अपना हो गया यहाँ पर सेल के बारे में बात। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। क्या बोला मैंने? दो पात्र होंगे, एक पात्र में ZnSO4 भरा होगा, एक पात्र में CuSO4 का विलयन भरा होगा। ZnSO4 के विलयन में जिंक धातु की छड़ डूबी होगी, CuSO4 विलयन में कॉपर धातु की छड़ डूबी होगी। दोनों को एक तार से जोड़ दिया जाता है, और दोनों विलयनों को मिलाने के लिए बीच में क्या लगा देते हैं? लवण सेतु अपन यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये इसकी संरचना बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? इसमें संरचना के बारे में ही लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखो, इसमें दो पात्र होते हैं, इसमें दो पात्र होते हैं, जिनमें से एक में 1 मोलर ZnSO4 विलयन तथा दूसरे में 1 मोलर CuSO4 विलयन भरा होता है, विलयन भरा होता है। ठीक है, विलयन भरा होता है। आगे बात करें तो देखो, ZnSO4 विलयन में
जिंक धातु की छड़ तथा CuSO4 विलयन में कॉपर धातु की छड़ डूबी होती है, डूबी होती है, छड़ डूबी होती है। इन दोनों छड़ों को चालक तार के माध्यम से, इन दोनों छड़ों को चालक तार के माध्यम से धारामापी से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, धारामापी से जोड़ देते हैं। इन दोनों पात्रों या अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए यहां दोनों पात्रों या इन पात्रों को अपन क्या बोलते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। आधे आधे सेल है ना ये, इसलिए अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए यू आकार की नलिका लवण सेतु, यू आकार की नलिका लवण सेतु का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें अब देखो, ये जो लवण सेतु की नलिका है ना, इसमें कौन सा पदार्थ भरा होता है वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, या यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो पोटेशियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो सकता है, या यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे KCl या KNO3 या NH4NO3 का सांद्र विलयन, का सांद्र मतलब होता है गाढ़ा विलयन, ठीक है ना। हाँ, तो सांद्र विलयन भरा होता है, ठीक है। तो इस नलिका में क्या भरा होता है, KCl KNO3 या NH4NO3 का सांद्र विलयन यहाँ पर भरा होता है, ठीक है। ये लवण सेतु करेगा क्या, कार्य पूछ लिया जाए इसका तो ये लवण सेतु दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है। यह लवण सेतु दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों को विद्युत उदासीन विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है भाई। तो दोनों विद्युत अपघट्य जो विलयन है यहाँ पर इन दोनों को विद्युत उदासीन बनाए रखने का कार्य कौन करेगा, तो वो करेगा अपना कार्य, कौन करेगा, वो करेगा अपना यहाँ पर लवण सेतु, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई,
तो ये थी अपनी विद्युत रासायनिक सेल की संरचना, किस प्रकार से अपन को ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो इसको मैं सेट कर देता हूँ पूरा। एक मिनट, अभी ठीक है। चलो, तो ये संरचना के बारे में बात अपनी यहाँ पर हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर इसकी क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, चलो, तो इसी के अंदर अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, क्रियाविधि। तो देखो भाई, क्रियाविधि में होगा क्या, तो देखो यहाँ पर क्रियाविधि में क्या होता है, ध्यान से अपन यहाँ पर समझें। तो देखो होना क्या है, जैसे ही दोनों ही धातु की छड़ों को चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर परिपथ शुरू हो जाता है। अब होगा क्या यहाँ पर, तो सुनो ध्यान से। इसमें है ना, ये जो जिंक धातु है, इस जिंक धातु के ऊपर से, जिंक धातु के ऊपर से जो जिंक परमाणु है ना, वो जिंक परमाणु करेंगे क्या, तो वो Zn+2 के रूप में इस विलयन के अंदर आने लग जाते हैं। अब Zn+2 के रूप में परमाणु यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आएगा, त्याग करके ये आएगा। ठीक है ना, तो जिंक धातु के परमाणु यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कहाँ जाते हैं, विलयन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसीलिए कहाँ आ गए, ये विलयन के अंदर आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के आ गए, ये इस धातु के ऊपर छोड़ के आ गए, इस छड़ के ऊपर छोड़ के आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से गति करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर इस विलयन के अंदर कौन से आयन होते हैं, विलयन के अंदर होते हैं Cu+2 आयन। कौन से आयन होते हैं यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के अंदर होते हैं Cu+2 आयन। तो ये Cu+2 आयन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आए थे ना उधर से घूमते हुए, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये Cu+2 के रूप में, सॉरी कॉपर के रूप में कहाँ जमा होने लग जाएंगे, इस छड़ के ऊपर जमा होने लग जाते हैं। तो क्या हुआ देखो, जिंक परमाणु जो होते हैं Zn+2 के रूप में कहाँ आए थे, विलयन के अंदर आए थे, और विलयन से Cu+2 आयन कहाँ जा चुके हैं, इस छड़ के ऊपर एकत्रित होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, तो देखो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस वाली छड़ से होते हुए कहाँ गति कर रहे हैं, इधर गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं भाई। और आप लोगों को पता है ना कि जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं इस दिशा में, ठीक है ना, तो विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होगी, इधर से इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं इस दिशा में, ठीक है, और विद्युत धारा किधर गति करेगी, इसकी विपरीत दिशा में गति करने लग जाती है, जिसका उपयोग आप लोग विभिन्न प्रकार के उपकरण चलाने में करते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी इसकी क्रियाविधि के बारे में यहाँ पर बात हो चुकी है। ठीक है ना, चलो तो लिख लेते हैं इसको भी अपन यहाँ पर कि जब परिपथ स्थापित होता है, जब परिपथ स्थापित, जब परिपथ स्थापित होता है, तो जब परिपथ स्थापित होता है तो जिंक धातु की क्रियाशीलता, जिंक धातु की क्रियाशीलता कॉपर धातु से अधिक होने के कारण, कॉपर धातु से अधिक होने के कारण Zn छड़ पर, यानी कि जिंक छड़ पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में विलयन में, Zn+2 के रूप में विलयन में आने लगते हैं, आने लगते हैं तथा
मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन चालक तार से, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन चालक तार से गति करते हुए कॉपर छड़ पर पहुंचते हैं। कॉपर छड़ पर पहुंचते हैं जहां विलयन में Cu+2 आयन, जहां विलयन में Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर छड़ पर एकत्रित होने लगते हैं। कॉपर छड़ पर एकत्रित होने लगते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करें अपन यहां पर, तो देखो इस प्रकार, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, और जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब यहां पर तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और यहां Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ग्रहण करना मतलब क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है और यहां पर क्या हुआ है, अपचयन। और सुनो ध्यान से, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, और जहां अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। यानी यहां पर ये दो इलेक्ट्रोड बन गए, एनोड और कैथोड। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं अपन यहां पर, इस प्रकार Zn छड़ पर ऑक्सीकरण, इस प्रकार जिंक छड़ पर ऑक्सीकरण तथा कॉपर छड़ पर अपचयन, कॉपर छड़ पर अपचयन होता है, अपचयन होता है, अतः इन्हें क्रमशः एनोड व कैथोड कहा जाता है। कैथोड कहा जाता है, क्या बोला जाएगा इनको, एनोड व कैथोड इनको कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरह से अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं कि दो इलेक्ट्रोड बन गए हैं, एक तो बन गया है एनोड और एक बन गया है कैथोड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रियाविधि यहाँ पर इनकी संपन्न होती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको नोट करेंगे, और भी कुछ बातें इससे संबंधित है जिनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।